अच्छा, तो अभी हमने उसकी क्लॉजेस की मेन टाइप्स देखी हैं कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डिपेंडेंट की आगे कुछ मज़ीद काइंड्स आती हैं, कुछ 4 सब टाइप्स आती हैं। तो हम ज़रा इन पे नज़रसानी कर लें, इनको भी देख लेते हैं। भाई इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा इतना ही काफ़ी, इतना भी और कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आती है रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज कौन सी होती है? रिलेटिव क्लॉज begins with a relative pronoun. Relative pronoun who, whom, whose, which, that. W सीरीज़ आप कह लें, W सीरीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें जो है आप कह लें कि रिलेट कर रहे होते हैं जो वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को आपस में। कंजक्शन जैसा ही होता है, लेकिन कंजक्शन का काम थोड़ा सा अलग होता है। रिलेटिव कंजक्शंस आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं। He knew instantly whose voice had called out to him. He knew instantly मतलब उसको फ़ौरन पता चल गया था whose voice had called out to him. अब यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, whose voice had called out to him, कि उसको जिस आवाज़ से उसको पुकारा गया, जिस आवाज़ से उसको पुकारा गया। अब आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें ना, whose voice had called out to him, जिस आवाज़ से उसको पुकारा गया। आपको समझ नहीं आ रहा कि कंप्लीट यहाँ पे क्या बात हो रही है, कि कौन सी आवाज़ से उसको पुकारा गया, किस वजह से पुकारा गया, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, तो ये सब कुछ क्या था आपको नहीं पता चल रहा इस बारे में। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, ये रिलेटिव क्लॉज है। अब ये रिलेटिव क्लॉज कैसे? वॉइस हैड कॉल्ड आउट टू हिम, यहाँ पर जो हमारे पास है हु, ये हु जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। हुज़ लाइक हुज़, जिसकी, किसकी, यहाँ पे इनडायरेक्टली ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हुज़ वॉइस हैड कॉल्ड आउट टू हिम, कॉल्ड आउट जो है यहाँ पर ये एक वर्ब है, ठीक है। जो एक्शन हो रहा है वो कॉल आउट है, कि मतलब पुकारना, आवाज़ लगाना, ठीक है। और ये कर कौन रहा है? हु कौन है? एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, रिलेटिव नाउन। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी आप लोगों को लग सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग आप कर लें, प्रैक्टिसेस आप कर लें, इसके हवाले से आप चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आप खुद आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएंगे इसमें से कौन सी चीज़ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब ये पता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक क्लॉजेज होते हैं, एक्टिव पैसिव्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स होते हैं, ये सब ना आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा क्लियर होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से आते हैं। आप जितने मर्जी इसके रूल्स याद कर लें, आप लोगों ने रूल्स को ना याद नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ इसको समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है, अपने माइंड में आपने इसको बिठाना है, एंड देन आप इसको खुद सॉल्व करते जाएंगे। लाइक मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट एक दफ़ा मिल जाए, दैन उनके सामने किसी भी किस्म का सवाल रख दो, चाहे उसकी स्टेटमेंट पूरी लिखो भी ना, तो वो कम्प्लीटली उसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे मतलब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है कि आपके पास नए से नया कोई सेंटेंस आएगा, आपसे अगर कहा जाए कि आप इसके अंदर से फ़लाँ चीज़ फाइंड करें, आप इसमें से फॉर एग्जांपल रिलेटिव क्लॉज फाइंड करें, आपको अब अगर पता चल चुका है रिलेटिव क्लॉज का कैसे आइडेंटिफाई करना है, इवन अगर उसमें रिलेटिव क्लॉज होगी भी नहीं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें तो रिलेटिव क्लॉज है ही नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें जो रिलेटिव नाउन होगा वो एज आ सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। लाइक हु, आपके पास रिलेटिव जो है नाउन्स यहाँ पे है, प्रोनाउंस, सॉरी, हु, होम, हुज, विच, दैट एक्सेट्रा, ये होते तो नाउन्स ही हैं, किसी नाउन की जगह पे ही ये यूज़ हो रहे होते हैं ना। तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो यूज़ हो रहा होता है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हुज़ जो है ये एक सब्जेक्ट है, हु जो है एक सब्जेक्ट है यहाँ पे हुज़, और ये फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये वर्ब जो हमारे पास आ रहा है कॉल आउट, ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कॉल आउट हमारे पास एक्शन है सेंटेंस के अंदर, और कॉल आउट का फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? हुज़ परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट आ गया है हमारे पास, और ये एक सेंस भी दे रहा है लेकिन कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कि हमें नहीं पता चल रहा कि कौन पुकार रहा है, किसको पुकारा, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी रीज़न क्या थी, हमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ही न्यू इंस्टेंटली, कि उसको फ़ौरन पता चल चुका था,
कि मतलब हुज वॉइस हैड कॉल्ड आउट हिम। तो अब जब हम लोग कंप्लीट सेंटेंस को जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास सेंटेंस था, ये था, इसका मतलब ये था, ये इस वजह से यहाँ पे क्लॉज यूज़ हुई। तो अब जो होता है हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, नाउन। अ नाउन क्लॉज एक्ट्स लाइक अ नाउन within a sentence. Unlike a noun phrase, it includes a subject and a verb. कि मतलब नाउन फ्रेज में क्या होता था, सिर्फ एक नाउन होता था और साथ में उसके कोई एडजेक्टिव होता था या कोई मॉडिफायर होता था। कल आप लोगों ने पढ़ा था ना इस हवाले से। तो नाउन फ्रेज में ये होता था। अब नाउन क्लॉज में क्या होता है, नाउन होता है जो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होता है और उसके साथ एक वर्ब होता है। वर्ब भी वर्ब एंड नाउन एक यूनिट बनाते हैं मिलकर, और वो दोनों मिलकर एक नाउन का काम कर रहे होते हैं। अब इसमें एग्जांपल देखें आप, शी वॉज डीपली मूव्ड बाय व्हाट शी हैड वॉच्ड। अच्छा, अब ये बड़ा मज़े का होता है नाउन क्लॉज ना, बहुत ही मज़े की होती है। अब किस तरह से होती है, इसमें ना एक वर्ड को आप कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसका मीनिंग को इन्हांस कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दिया गया, हमें कंप्लीट इसकी स्टोरी नहीं पता। शी वॉज डीपली मूव्ड बाय व्हाट शी हैड वॉच्ड, कि यहाँ पर दो क्लॉजेज आ रही है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो है डिपेंडेंट क्लॉजेज की टाइप्स पढ़ रहे हैं, फर्दर सब टाइप्स को बोल सकते हैं क्लॉजेज की, हम वो पढ़ रहे हैं। और वो सारी की सारी डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं जो अपना मतलब पूरे तरीके से बयान नहीं कर सकती। अब इन सारे सेंटेंसेज में एक एक मेन क्लॉज भी आ रही है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था, ही न्यू इंस्टेंटली, उसको फ़ौरन पता चल गया था। तो ये जो है ये एक मेन क्लॉज है, अपना मतलब पूरी तरह से बता रही है, ही न्यू इंस्टेंटली, उसको फ़ौरन पता चल गया था। सही है। आगे जब जो डिपेंडेंट क्लॉज आती है, जब मेन क्लॉज आती है, तब वो इंडिविजुअली अब खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही होती। अब यहाँ पे जो शी वॉज डीपली मूव्ड, क्या मतलब वो धड़क के साइड पे हो गई है बाय व्हाट शी हैड वॉच्ड। अब यहाँ पे सिंपली एक वर्ड भी यूज़ हो सकता था, बाय अ कार, बाय एन एक्सीडेंट, by something, but by what she had watched, by what she has experienced। तो ये चीज़ें भी आ सकती थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड को she was deeply moved by an accident, तो ये भी आ सकता था यहाँ पर। बट यहाँ पे जो उन्होंने यूज़ किया है एक एक्सीडेंट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी आ सकता था। एक्सीडेंट की जगह पे यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड कर दिया, एक वर्ड की जगह पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर दिया है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस ला कर रख दिया है। वो क्या हो गया जी, बाय व्हाट शी हैड वॉच्ड। ठीक है ना। तो what she had watched is basically representing that word accident. That word accident is also a noun. ठीक है ना। और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नाउन को की जगह पे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन ही काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे ये एक नाउन क्लॉज कहलाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट एक नाउन को नाउन की जगह पे काम कर रहा है। ठीक है। ये मतलब यहाँ पे कोई और वर्ड आ सकता था ना, बाय अ कार, बाय एन एक्सीडेंट, बाय समथिंग एल्स। ठीक है ना। तो ये वो भी कोई नाउन ही होना था ना, किसी चीज़ का नाम ही होना था। ठीक है। किसी कंक्रीट चीज़ ने ही या किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ ने ही उसको मूव करना, तो उस चीज़ का कोई ना कोई तो नाम होता ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ होनी थी, जिसकी जगह पर ये पूरा का पूरा एक क्लॉज यूज़ कर दिया है इन्होंने, एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट बनाकर यहाँ पे पुट कर दिया है जो बेसिकली काम उसी चीज़ का कर रहा है। ठीक है। मूव इसने उस चीज़ से भी होना था, मूव इसने इस सेंटेंस की वजह से भी होना है। लाइक रिप्रेजेंट इसको ये सेंटेंस भी कर रहा है, वो एक वर्ड भी कर सकता था, लेकिन ज़्यादा इसको इंटेंसिफाई करने के उसकी आंखों के सामने ही वो काम हुआ जिसकी वजह से वो मूव हो गई। तो ये चीज़ होती है नाउन क्लॉज में। बाकी जो है एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। अब किस तरह से जी, अब जैसे हमने देखा कि एक नाउन क्लॉज थी, एक वर्ड की जगह पर एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट डालकर अंदर कुछ वर्ड्स डालकर जो है हमने पूरा एक सेंटेंस बना दिया। एक वर्ड की जगह पे हमने वो सेंटेंस पुट कर दिया, तो एज ए नाउन यूज़ कर रहा था। एडजेक्टिव में भी हमने यही काम करना है। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन बाय यूजिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है,
ये प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब यूनिट करेगा नाउन को मॉडिफाई। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। द ड्रेस दैट यू बॉट फॉर मी फिट्स परफेक्टली। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ द ड्रेस, अब आगे आगे हमारे पास दैट, इट्स कंजक्शन, you bought for me, you bought for me fits perfectly. You bought for me is basically the adjective clause. Then how it's working as the adjective clause? Simple sentence ऐसे भी हो सकता था ना, the dress fits me perfectly, but the dress you bought for me fits perfectly। कि मतलब यहाँ पे जो word है dress, dress is basically a noun, ठीक है। इस फिक्रे में dress एक noun है, और that you brought for me is basically in this part of the sentence, you bought for me, the part of the sentence you bought for me is basically enhancing and modifying that noun dress in the sentence। and how हम लोग यहाँ पे मतलब सिंपली कह सकते थे यार कि द ड्रेस दैट यू द ड्रेस फिट्स मी परफेक्टली, या दैट ड्रेस फिट्स मी परफेक्टली, बट नो, द पर्सन, द राइटर wrote the example as the quoted the example as the person said that the dress that you bought for me fits perfectly। अब यहाँ पर ये जो होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन को इन्हांस कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि मतलब कोई भी ड्रेस उसको परफेक्टली फिट हो सकती थी, लेकिन उसने बताया कि जो ड्रेस तुम मेरे लिए लाई या तुम मेरे लिए लाए वो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से फिट हुआ, मुझे परफेक्टली मुझे फिट हुआ, मतलब उसको वो पसंद आया। तो ये यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, नाउन को इन्हांस कर रहा था, नाउन के बारे में उसकी क्वालिटीज़ बता रहा था, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये यू बॉट फॉर मी इज़ एडजेक्टिव क्लॉज एंड इट्स स्टार्टिंग विद अ कंजक्शन। ओके, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप लोग अगर ये देखें ना कि क्लॉजेस की जो पोजीशन होती है वो सेंटेंस में या तो बिल्कुल शुरू में या तो बिल्कुल आखिर में नहीं, ये क्लॉजेस सेंटेंस में कहीं भी आ सकते हैं। मेन क्लॉज कहीं पे भी आ सकती है, डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहीं पे भी आ सकती है, नाउन क्लॉज कहीं भी आ सकती है, रिलेटिव क्लॉज कहीं पे भी आ सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज कहीं पे भी आ सकती है, वर्बल क्लॉज कहीं पे भी आ सकती है। आप लोगों ने इसकी पोजीशन पे तो कंफ्यूज होना ही नहीं ना, आप लोगों ने बस देखना है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट देखना है। अब यहाँ पे जो क्लॉज है इस पर आप देखें ना, यू सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, तुम लाए, तुम डूअर ऑफ एक्शन, यू डूअर ऑफ एक्शन, द सब्जेक्ट, बॉट वर्ब द एक्शन। तो एक्शन जो है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो है बॉट, खरीदना, लाना, यू एक्शन परफॉर्म करने वाला, तुम लाए, कोई शख्स लाया, और ये है, ये भी एक प्रोनाउन ही है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, वो है एडवर्बल क्लॉजेस। An adverbial clause modifies the verb in a sentence and acts like an adverb। अब एडवर्ब क्या करता है, किसी भी एडवर्ब को या किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मीनिंग्स में इजाफा करता है। और एडवर्बल क्लॉज क्या करेगी, ये भी ऐसे करेगी। लेकिन एडवर्ब जो था वो सिर्फ एक सिंगल वर्ड था, लेकिन एडवर्बल क्लॉज क्या है, दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट, ऑलवेज द सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। क्लॉजेस का तो मेन चीज़ ही है ना, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होगा। लाइक अगर एक सिंगल वर्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी और वर्ब को या किसी और एडवर्ब को, तो वो सिर्फ सिंपल एक एडवर्ब होगा। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो मॉडिफाई कर रहा होगा किसी वर्ब को या किसी और एडवर्ब को, तो वो हमारे पास एडवर्बल क्लॉज होगी। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आई वॉक माई डॉग until she gets tired। Until, this is the subordinating conjunction, as you know, this is a subordinating conjunction। I walk my dog, ये एक मेन क्लॉज है हमारे पास, मैं अपने डॉगी को चलाता हूँ एक्सेट्रा। तो until she gets tired, she हमारे पास सब्जेक्ट है, gets tired,
गेट यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ब आ जाता है। टायर्ड जो है वो इसकी यहाँ पे एक एडवर्ब है, टायर्ड एडवर्ब है यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं सॉरी ये एक एडजेक्टिव है। हाँ, क्योंकि ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नाउन जो इस क्लॉज के अंदर यूज़ हो रहा है। अब ऑन द होल ये पूरा सेंटेंस अंटिल शी गेट्स टायर्ड, ये पूरा का पूरा उस डॉग की जो वॉक है, वॉक कब तक, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अंटिल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, क्योंकि अंटिल हम लोग यूज़ करते हैं ना टाइम के सेंस में, होता तो एक कंजंक्शन है लेकिन हम इसको टाइम के सेंस में यूज़ करते हैं रिलेट करने के लिए, लेकिन टाइम के हवाले से। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की क्लॉज है, ये टाइम को, टाइम के सेंस में बात करिए, टाइम को रिप्रेजेंट करिए। कौन सा टाइम? वॉक का टाइम, कि कितने टाइम तक वॉक होगी, कितनी देर तक वॉक करवाता हूँ मैं अपने डॉगी को, तब तक जब तक वो थक ना जाए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, बस यही करनी थी। और आप ये देखें ना कि ये जितनी भी हैं एक्सरसाइजेज आप लोगों ने कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी दी थी, तो ये देखिए जूम करने से आपको नज़र आ रही हैं और साफ़ नज़र आ रही हैं, मुझे तो आ रही हैं, आप लोगों को भी आनी चाहिए। तो यहीं से आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना था। और मज़ीद जो है कल मैंने आप लोगों को फ्रेजेस के हवाले से प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, आज जो है आप लोगों ने क्लॉजेस के हवाले से प्रैक्टिस करना है और दोनों को कंबाइन करना है। आपने दोनों के अंदर डिफरेंस भी राइट डाउन करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी अब, और ये वाली असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट भी करवानी होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना था। आप लोगों को कोई समझ नहीं आती आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ जो है अपनी क्यूरी वगैरह मेंशन कर सकते हैं, हम देख लेंगे। आप लोगों को ग्रुप्स में, आप लोगों के करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स में जो है इनके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एंड ग्रुप में जो है आप लोगों के हवाले से टाइमिंग भी निकाली जाएगी, लाइक जैसे पहले क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से सिलसिला किया था हमने एक दिन के लिए, आप लोगों के लिए एक दफ़ा और ऐसे रखेंगे, वीक में एक दफ़ा हम लोग ऐसे लाजमी रखा करेंगे, आप लोग उस टाइम अवेलेबल रहा करें, ताकि अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप लोग पूछ सकें हमसे ग्रुप में। तो और जो आप लोगों के ट्रेनर्स होते हैं ग्रुप में आप लोगों को आंसर करते हैं, हम लोग अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकें, हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबली सिखाने की तरफ आ सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है रट्टा वगैरह लगा लेने के, रट्टे लगाने से आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। आप लोग जो है ग्रामर का पोर्शन हम लोग जल्दी से कवर कर लें, क्योंकि मेन जो हमारी चीज़ है वो है स्पीकिंग स्किल्स पे, क्योंकि ये है स्पोकन इंग्लिश का, लेकिन ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता होगा तो फिर आप उसको बोलेंगे कैसे ना। तो ये चीज़ें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस इस हवाले से करवानी है कि जब आप बोलने पर आए ना, तब ये चीज़ें आप माइंड में रखें। आप लोगों ने इनको माइंड में रखना भी है, यही नहीं कि अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप लोग सेंटेंसेस बोलेंगे ना, तो आप ये वाली चीज़ें जब अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोग कहते हैं ना सेंटेंस मेकिंग नहीं आती हमें, इससे ये आप लोगों की सेंटेंस मेकिंग के हवाले से ही प्रैक्टिस हो रही है। आप लोगों ने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा हो ना, लाइक मार्शल आर्ट्स वाली मूवीज़ में, जैकी चैन की मूवीज़ में आप लोगों ने कभी देखा हो, वो उसको पहले प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं उसके मास्टर, और वो कहता है कि मुझे तो कंफू सीखना है, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, आप लोग मुझे वो नहीं सिखाते हैं। उससे पहले कौन सी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, कभी पानी भरवा रहे होते हैं, कभी अंडे फड़वा रहे होते हैं, कभी उसको किक मारना सिखा रहे होते हैं, कभी सफाइयाँ करवा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, मेरे तो मतलब काफ़ी दफ़ा वो भाग भी जाते, वो कहते हैं मैंने तो मार्शल आर्ट सीखना था, ये क्या मुझे सफाइयों पर लगा दिया है, ये वो काम करवाते हैं अपने घर के। एंड आफ्टर समटाइम्स उसको रियलाइज़ होता है वो जो डेली रूटीन में वो काम कर रहा होता था, जो उससे काम करवाया जाता था, जो सफाइयाँ करवाई जाती थी, वो बेसिकली उसकी ट्रेनिंग का ही पार्ट था, बट वो थोड़ा सा बेसिक था। तो बात यही होती है, जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी तब तक आप मार्शल आर्ट्स में लाइक प्रॉपर परफेक्टली किक कैसे कर सकेंगे, सही फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं कर सकेंगे जब हमें बेसिक्स का नहीं पता होगा। तो ये बच्चे आप लोगों के आप कह लें कि एपेटाइज़र है, स्टार्टर अभी, डिश अभी आनी है आप लोगों के पास, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप लोग समझ जाएं, आप लोग एक्नॉलेज करें सबसे पहले खुद में कि आपको कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आप लोग कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रही है। जब तक आप लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा। आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है, आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ी है मज़ीद समझने की। जितनी दफ़ा भी कहेंगे हम आज समझाने के लिए आपको तैयार हैं,
ठीक है, हम लोग यहाँ पे होते ही इसलिए हैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी सबसे पहले तो, ठीक है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। कि आप लोग जो हो ना वो और कोई भी नहीं है, जो तुम हो वो कोई और हो ही नहीं सकता। तुम्हारी अपनी स्पेशलिटी है, अपनी पहचान है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर सामने वाला जिसको आप करते हुए कुछ देख रहे हो ना, तो ये मत समझो कि यार ये तो उसकी स्पेशलिटी है, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड है। कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता, मेरी नज़र में कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। आपको सब कुछ अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ता है। अगर आपके अंदर कोई चाह होती है, कोई लगन होती है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, आपके अंदर जज्बा या वलवला होता है ना उस चीज़ के लिए, और वो कायम रहने वाला होता है, और आपके अंदर कुछ करके जाने की चाह होती है, तो आप कर लेते हो, आप अचीव कर लेते हो। अगर आप देखो ना अभी बैठे हुए कि यार ये तो बड़ी कोई दूर चीज़ है, आप उसको जब पहले ही दूर का टैग लगा दोगे तो पहुँचते पहुँचते तो पाँव थकेंगे ही ना, ठीक है ना। आप इसको जितना अपनी मंजिल को अपने करीब इमेजिन करोगे ना, उतना ही आप उसको इजीली तय कर सकते हो। इंटरवल्स बनाओ, आप कुछ स्टेप्स बनाओ, ठीक है। इतनी दूर वैसे भी जाया तो नहीं जाता, लेकिन आप उसको जब करीब करीब करोगे ना, अपनी डेस्टिनी को आप अपने करीब ला ला के जब स्टेप बाय स्टेप करोगे, अचीव हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। द वर्ड, पता है जिस दिन आप इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पे आएंगे ना, आपको उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्या अचीव किया। इंशाल्लाह से जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पे आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कब होगा? जब आपको चीज़ मिल जाएगी। इंशाल्लाह कब होता है? जब हम उस चीज़ को मांगने का गुमान कर रहे होते हैं, जब हम उस चीज़ के लिए कोई चाह रख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास कोई चाह होनी चाहिए ना किसी चीज़ के लिए। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, कभी भी टेंशन नहीं लेनी, और कोशिश करनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें इस चीज़ पर। और इंग्लिश बोलना कोई औखी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ठीक है। टू स्पीक लाइक नेटिव्स इट्स सो ईजी एंड इट्स सो फ्लुएंट, एंड मज़ा आता है बोलने में। आप इसको फ़न के तौर पे लें, आप इसको कोई हेडेक के तौर पे नहीं लेना, ठीक है। तो बाकी बातें होती रहेंगी फिर साथ में। टाइम भी वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो थैंक यू सो मच लिसनिंग के लिए, मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, अगेन आप लोग पूछ सकते हैं, जितनी दफ़ा पूछेंगे हम आपको बताएंगे, लाजमी बताएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।